अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व टेक्निक की मदद से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, और फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इन सभी चीजों पे बात होगी। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है with his given level of income and with the given prices of two goods. Consumer's equilibrium is a state where consumer gets maximum level of satisfaction with his given level of income and with the given prices of the two goods. We called it as consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium को जब हम पढ़ते हैं तो दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए। वो दो कंडीशंस क्या हैं, चलिए जानते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन ये है कि बजट लाइन शुड बी टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जहां पर कंज्यूमर एक तो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो गेन कर रहा होगा, उसको मिल रही होगी, ठीक है ना, और उस इंडिफरेंस कर्व पे, उस पॉइंट पे बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए उस समय, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और फिर कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिक्लाइनिंग, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो फॉल होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए। इसी पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, दो चीजें पहले मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। अब अगर हम पहली कंडीशन पे बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टैंजेंट टू बजट लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दो चीजें आ गई, एक तो इंडिफरेंस कर्व और फिर दूसरी बजट लाइन, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये जो पहली कंडीशन है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट को, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व का ये जो MRS है ये क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। चूंकि इंडिफरेंस कर्व में हम दो चीजों को लेते हैं, दैट इज गुड एक्स एंड सिंपली गुड वाई, सो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, ये मतलब जो पहली कंडीशन है, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां पर इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये दिखा देता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, दिस इज सिंपली स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक। और ये वाला जो पी एक्स अपॉन पी वाई है इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज सिंपली स्लोप ऑफ बजट लाइन, BL मैंने यहां पर लिखा, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक। तो हम इसी को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये कंडीशन होगी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, ठीक है ना। तो उसी चीज को हमने क्या लिखा कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट, बजट लाइन मस्ट बी टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक। अब स्टार्ट हम यहां से करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो है अगर इक्विलिब्रियम के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना, ये जरूरी कंडीशन है
कि marginal rate of substitution of XY should be equal to the given price of the two goods, that is ratio of prices of the two goods, that is price of X upon price of Y। ये अगर necessary condition है, ठीक, तो क्या होगा कि अगर ये इसके बराबर ना होगा, अब इस चीज को समझे, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर नहीं है प्राइस रेशो के ऑफ टू गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर नहीं है, तो फिर उस समय क्या होगा, ठीक है ना। अब इसकी दो कंडीशंस है, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, ठीक है, या तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के, ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। और फिर या ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है ना। अगरचे ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना, तो इस तक पहुंचने के लिए, या मानकर चलो कि ये कंडीशन अगर ना है, तो अगर ये कंडीशन नहीं एस्टैब्लिश हुई, तो फिर ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक बार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर होगा, यानी रेशो ऑफ द टू प्राइस, रेशो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स से, और फिर दूसरी बार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई स्मॉलर होगा रेशो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, और यहां पर यह होगा उसका उल्टा कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस है यहां पर। अब हम इस कंडीशन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये जो कंडीशन हमने यहां पर लिखी कि क्या होगा अगर, ठीक है ना, आप ध्यान रखें, क्या होगा कि अगर marginal rate of substitution of xy is greater than price of x upon price of y, इस समय क्या होगा, ठीक है। कंज्यूमर, इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर जो है, ठीक है ना, इस समय उसको ज्यादा मजा आ रहा है गुड एक्स के कंजप्शन में, या हम यूं कह सकते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर इस समय कंजप्शन ऑफ गुड एक्स ज्यादा करना चाहता है इन कंपैरिजन टू गुड वाई, ठीक है ना। तो चूंकि जब उसको रेट ऑफ एक्सचेंज देखा जाएगा, जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज होगा मार्केट के अंदर, कंज्यूमर उस समय उस रिक्वायर्ड मार्केट रेट से ज्यादा यूनिट्स ऑफ वाई सेक्रीफाइस करेगा फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड एक्स के खातिर। इस चीज को आप अच्छे से समझे, ठीक है ना। यानी ये सिचुएशन हमें क्या दिखाती है कि कंज्यूमर जो है उसका इंटेंशन ये है कि वो गुड एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, यानी एक्स का हर यूनिट उससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा देता है इन कंपैरिजन टू वाई। तो इसीलिए वो एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा करना चाहता है। आई बात समझ में? लेकिन इसके लिए वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई की क्वांटिटी को वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ के माध्यम से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं ना, तो दो चीजों की बदौलत या दो चीजों की मदद से, एक जिसको हम बोलते हैं बजट लाइन, एक जिसको हम बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है ना। तो बजट लाइन की एक हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। और फिर दूसरी चीज जिसकी हम मदद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब ये होता है ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है ना। ये जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होता है, इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। लेकिन ये सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट क्या करता है? ये प्रेफरेंस स्केल ऑफ कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, इंडिफरेंस मैप इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स which reveals the scale of preferences of consumer between various combinations of two goods. We called it as indifference map, ठीक है ना। अब ग्राफ में यहां पर ए बी जो है ये एक बजट लाइन है, और यहां पर मैंने
3 या 4 इंडिफरेंस कर्व्स खींची है, ये IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ठीक है ना। तो 4 इंडिफरेंस कर्व्स का एक इंडिफरेंस मैप हमने लिया है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है ना। तो इस इंडिफरेंस मैप पे कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है वो स्केल से, उनका स्केल है ये, ठीक है ना। मतलब स्केल का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि IC1 पे सारी कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब IC2 के साथ इसका कंपैरिजन होगा तो IC2 की हर कॉम्बिनेशन IC1 के कंपैरिजन में ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप की टेक्निक से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो कंडीशन हमने यहां पर कही कि मानकर चलिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो इस कंडीशन का क्या मतलब होता है और इसको हम ग्राफ में किस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ लीजिए। यहां पर माजरा यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर का इंटेंशन जो है, कंज्यूमर यहां पर यह चाहता है कि वो मोर यूनिट्स ऑफ एक्स को कंज्यूम करना चाह रहा है, ठीक है ना। वो क्यों इनको कंज्यूम करना चाह रहा है? क्योंकि एक्स के हर यूनिट से उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाई के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है। तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स को कंज्यूम करना चाह रहा है। लेकिन रूल ये बता देता है, प्रिंसिपल ये बता देता है कि एक्स के एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए उसे वाई के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कंज्यूमर क्या करता है कि जो मार्केट में प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट होती है उस एक्सचेंज रेट से ज्यादा, ठीक है ना, वो वाई के यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स के खातिर। आई बात समझ में? तो इस चीज को अगर ग्राफ की सूरत में हम देखना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल यहां पर पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो पॉइंट बी पे ये सिचुएशन बनी है, यानी यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो कंज्यूमर है, ठीक है ना, वो y की इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है और x की इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है। x की क्वांटिटी को वो इंक्रीज करना चाह रहा है। अगर वो इसको इंक्रीज करना चाह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे y के यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो x के यूनिट्स को इंक्रीज कर पाएगा। हालांकि यहां पर एक बजट कॉन्स्ट्रेंट है। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर को अपनी हर एक, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन चूज करनी होगी विद इन द बजट लाइन, यानी बजट लाइन को मद्देनजर रखकर। वो बजट लाइन के उस पर जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो बजट लाइन पे ही सब कुछ उसको करना होगा, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट बी से वो पॉइंट ई की ओर आना चाहता है तो ये तभी मुमकिन है जब वो वाई के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करेगा और एक्स के यूनिट्स को इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक्स के यूनिट्स को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस्तेमाल करेगा तो उस पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या सिखाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही सिखा देता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी एक प्रॉपर यूनिट से किसी पर्टिकुलर चीज के कंसेक्यूटिव यूनिट्स को इस्तेमाल करता रहता है तो उन एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन फॉल होती है, डिक्लाइन होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। तो यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा? वो ऑल्ट्रेशन करेगा, चेंज करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहां पर करेगा। लेकिन कैसे? वो गुड क्वांटिटी या वो गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पसंद करेगा, लेकिन उसके लिए उसे गुड वाई की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना
पड़ेगा, लेकिन बजट कॉन्स्ट्रेंट उसके जहन में रहेगा। तो ऐसा करते करते वो नीचे 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 और आता जाएगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहां पर फॉल हो जाएगा और फाइनली वो पॉइंट पीई पर आकर रुकेगा। ठीक है, फाइनली वो कहां पर आएगा? पॉइंट ई पर आएगा। और पॉइंट ई क्या है? पॉइंट ई एक ऐसी पोजीशन है, पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट डी की भी बात करोगे, ठीक है ना, तो पॉइंट डी पर भी बिल्कुल यही कंडीशन है। यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। तो यहां पर कंज्यूमर फिर क्या कर रहा है? इंटेंशन उसका यह है कि हिज इंटेंशन इज वेरी क्लियर, और वो क्या है कि वो ये चाहता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि एक्स से उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये तभी मुमकिन है जब वो गुड वाई के यूनिट्स को स्किप करेगा, गिव अप करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, छोड़ देगा। ठीक है ना। और जो जो वो नीचे आता जाएगा, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ एक्स को इंक्रीज करने में लगा है, ठीक है ना, तो ऐसा करते करते वो बजट लाइन से होकर आ जाएगा फिर पॉइंट ई पर। ठीक है ना। तो पॉइंट ई पर फिर वो ये सिचुएशन एस्टैब्लिश होगी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। ये पॉइंट बी जो है या पॉइंट डी जो है, इन दोनों में एक ही मतलब है, या इन दोनों का एक ही मतलब ये है कि कंज्यूमर इन दोनों पॉइंट्स पे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को अचीव करना चाहता है, ठीक है ना, और गुड वाई को वो सेक्रीफाइस कर रहा है। या हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे कंज्यूमर ये चाहता है कि वो मोर यूनिट्स ऑफ एक्स को कंज्यूम करे और लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। और इसका मतलब ये भी है कि गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए वो यूनिट्स ऑफ गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स पे कंज्यूमर जो है वो नीचे नीचे की ओर आ जाएगा और फाइनली वो पॉइंट ई पर रुकेगा, क्योंकि पॉइंट ई जो है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। अब ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे वो सारी कंडीशंस जस्टिफाई हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, अगर आप देखोगे ये IC1 है, IC2 है और IC3 है। ठीक है ना। अगर कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन के को हम लेते हैं, ये सारी कॉम्बिनेशंस बजट लाइन पे फॉल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इन सभी कॉम्बिनेशंस को हासिल कर सकता है या उसके बस में है कि वो इनका कंजप्शन कर सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी किस पे? बजट लाइन पे है। अगर आप देखोगे पॉइंट के और पॉइंट बी, ठीक है ना, ये तो अचीवेबल भी है, कंज्यूमर इनको ले सकता है, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन आप करोगे पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के साथ, ठीक है ना, तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी हायर इंडिफरेंस कर्व पे फॉल है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है सी एंड डी गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन कंपैरिजन टू पॉइंट के एंड पॉइंट बी, राइट। ठीक है। लेकिन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या सिखाता है हमें कि कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब अचीव करना चाहिए, ऐसी पोजीशन जहां पर उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी और उस पोजीशन को वो चेंज नहीं करना चाहेगा। तो अगर हम देखें ये पॉइंट ई जो है ये तो बजट लाइन पर भी है और IC कर्व 3 यानी IC3 इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 पे कंज्यूमर इस समय है। तो इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 पे जो कॉम्बिनेशन ई है that yields maximum level of satisfaction in comparison to IC1 and IC2। अब आपके जहन में यह बात हो सकती है कि IC4 भी तो इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन IC4 के बारे में हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि
ये तो बजट कॉन्स्ट्रेंट हमने पहले लगा दिया यहां पर। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है किसी भी कॉम्बिनेशन को जो IC4 पे फॉल होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम IC1, IC2 और IC3 की बात करते हैं तो इन तीनों में से जो IC3 है इस पे कंज्यूमर को कंपैरेटिवली मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और इस पॉइंट ई पे ये जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होकर जाती है IC3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन जो है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन पे यानी इस पॉइंट ई पे अगर हम पॉइंट ई की बात करते हैं तो पॉइंट ई पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। यानी इसी चीज को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। या हम दूसरे अल्फाजों में यहां पर यह कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिकम्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी अगर ग्राफिकल लैंग्वेज में अगर फिगर की सूरत में हम इस चीज को देखें तो हम ये कहेंगे कि ये पोजीशन या ये पॉइंट वहां पर होगा जहां पर इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टैंजेंट होकर निकलेगी। तो सिंपली यही वाला पॉइंट जो है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक। अब दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉल हो रहा है, आई बात समझ में। तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए या ये पोजीशन तब जाकर बनेगी जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली फॉल होगा। यानी इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉल होना लाजमी व मलजूम चीज है। अगर वो फॉल नहीं होगा तो ये पोजीशन जो है, ये सिचुएशन जो है, ये तो एस्टैब्लिश ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहां से फॉल हो रहा है। कंज्यूमर एक्चुअली पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ठीक है ना, और फिर वो पॉइंट बी को जाता है, फिर पॉइंट डी को, फिर ऐसा कर करके कहां आकर रुकेगा, पॉइंट ई पे, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस है दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिकम्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई बिकम्स इक्वल टू द ratio of prices of the two goods, that is price x, that is price of x upon price of y, ठीक। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब अगर आप पॉइंट के की बात करोगे और पॉइंट सी की बात करोगे, ठीक है ना, तो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पर कंज्यूमर के लिए एडवांटेज ये है, या कंज्यूमर जो अपनी विलिंगनेस है वो इस चीज से दिखा रहा है कि उसका इंटेंशन ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है इन कंपैरिजन टू गुड एक्स, ठीक है ना। तो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई, ठीक है ना, ही हैज टू सैक्रिफाइस द यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ठीक है ना। तो जब वो गुड एक्स के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करता जाएगा फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट जहन में रखते हुए इसी बजट लाइन से के पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, सी से होकर जाएगा और फिर इसी बजट लाइन से ऊपर 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 की ओर जाएगा और फिर आकर रुकेगा कहां पर, पॉइंट ई पे, ठीक है ना। इन दो पॉइंट्स की बिल्कुल इन दो पॉइंट्स के अपोजिट जो यहां पर मैंने क्लियरिफिकेशन दी, बिल्कुल इसका एंटी पार्ट यहां पर है। यहां पर वो गुड एक्स को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था तो यहां पर वो गुड वाई की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर वो बजट लाइन के माध्यम से नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन इन दो पॉइंट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो यहां पर वो बजट लाइन के सहारे ही ऊपर की ओर जाएगा और फाइनली ये पॉइंट ई जो है अगेन वो यहां पर आकर रुकेगा। तो अगेन स्ट्रक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, ठीक है ना। तो पॉइंट ई जो है दिस विल बी कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर जब हम दूसरी कंडीशन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अगर आप देखोगे ये जो IC3 है, एक तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है ना, और कंज्यूमर अपनी कॉम्बिनेशन जो है या वो तो इसी पे टिका हुआ है, ठीक है,
और ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये एब्सोल्युटली कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो फॉल हो रहा है, वो डिमिनिश हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाई हो रही हैं। सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम देखें, कंज्यूमर जो है वो OM यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इस्तेमाल कर रहा है और OY यूनिट्स ऑफ गुड वाई इस्तेमाल कर रहा है। सो देयरफॉर ऑल द any necessary condition as well as the second condition get satisfied at point E and we called point E as consumers equilibrium। ये होता है। एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो हम बजट लाइन पढ़ते हैं ना, तो बजट लाइन के लिए जैसे मैंने बता दिया कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो इस यानी px upon py is called स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक्स बढ़ जाएगा और आप लोग ये जानते हो जितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स की वो कंज्यूमर इस्तेमाल करता जाएगा, ठीक है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस एडिशनल यूनिट्स की फॉल होती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगेन वो नीचे की ओर आ जाएगा और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि एक पोजीशन के बाद फिर उसको लगेगा कि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है ना, गुड एक्स के खातिर। तो वी कॉल्ड इट एज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए जो कुछ भी मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की, हाउ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द टेक्निक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।